नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, पिछले भाग में हमने ग्राम श्री कविता के पहले 3 पद्यांश की प्रसंग व्याख्या पर चर्चा की थी। तो बच्चों, इस भाग में हम अगले पद्यांश की प्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसकी चौथी पंक्तियां, इसके पद्यांश को पढ़ते हैं। चौथा पद्यांश जो है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमर तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो बच्चों, आइए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ में देखते हैं, रजत, रजत का अर्थ हो गया चांदी, स्वर्ण सोना, मंजरियां बोर, आम्र आम, तरु पेड़, दल पत्ते, कोकिला कोयल, मुकुलित अर्ध खिला आधा खिला हुआ, दाड़िम अनार। तो बच्चों, आपने प्रसंग इसका पहली पंक्ति के जैसे आपने पहले पद्यांश में इसका प्रसंग लिखा था, प्रसंग वैसे ही लिखना है आपने। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता ग्राम श्री से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो बच्चों, अब आपने इसमें संदर्भ बताना है। तो संदर्भ में आ जाएगा कि कवि ने इन पंक्तियों में वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं हम। संदर्भ में आपने यही बताना है कि आपने कि कवि जो है वो इन पंक्तियों में, जैसे वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आने पर जो जो परिवर्तन प्रकृति में होता है उसका कवि ने वर्णन किया हुआ है। तो अब इसकी व्याख्या में हम देखते हैं क्या बोला हुआ है कवि ने। कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आम के पेड़ सोने चांदी जैसे रंग के बोर से लद गए हैं और कोयल मस्ती से भरकर उन पर कूकने लगी है। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं ताकि उन पर नए पत्ते आ सके। कटहल पेड़ों पर लटकने और महकने लगे हैं। पेड़ों पर अध खिले जामुन लग गए हैं जो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और जंगल में झरबेरी मस्ती से झूमने लगी है। आड़ू नींबू और अनार पौधों पर लगना शुरू हो गए हैं। खेतों में आलू बैंगन और मूली भी लगकर तैयार हो गई है। मतलब इसमें सब्जियों के बारे में और पेड़ों के बारे में वह यहाँ पे कवि ने बताया है कि कवि जो कह रहा है कि जो आम के पेड़ हैं उस पर सोने और चांदी के रंग जैसे, मतलब सिल्वर और गोल्डन कलर के जो बोर हैं वो लद गए हैं। बोर हो गए जैसे आम के लगने से, आम की अभी आम लगा नहीं होता है ना, जैसे आम के लगने से पहले आम पर छोटे 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 फूल जैसे लगते हैं ना, वो बोर हो गए। तो वो मतलब बोर से लद गए हैं, मतलब अभी उन पर आम लगने वाले हैं। और कोयल जो है वो उन पेड़ों पर मस्ती से भरकर कूकने लगी है, मतलब कोयल उन पेड़ों पर बैठकर गाने लगी है। और जो ढाक और पीपल के पत्ते हैं वो भी झड़ने लगे हैं और वो झड़ने लगे हैं ताकि उन पर नए पत्ते आ सके। और कटहल जो है, कटहल पता ही है आपको, कटहल जो है पेड़ों पर लटकने और महकने लगे हैं। कटहल की जैसे सब्जी बनाने, कटहल एक फ्रूट है, जैक फ्रूट जिसको हम बोलते हैं वो है। तो जिससे हम कटहल जो है वो पेड़ों पर लग गए हैं, लटक रहे हैं पेड़ों पर और महकने लगे हैं। और पेड़ों पर अध खिले जामुन भी लग गए हैं। जो पेड़ हैं, जो जामुन के पेड़ हैं उन पर अध खिले जामुन, अभी पूरी तरह से जामुन नहीं लगे हैं लेकिन अध खिले जामुन लग गए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पेड़ों पर लगे हुए। और जंगल में झरबेरी मस्ती से झूमने लगी है। और आड़ू जो है, नींबू है, अनार है, इन सब के पौधे लगने शुरू हो गए। और खेतों में आलू बैंगन और मूली भी लगकर तैयार हो गई है, मतलब खेतों में आलू बैंगन और मूली लग चुकी है। तो बच्चों, ये इसकी व्याख्या होगी। अब भाव में देखना है, भाव में आपने बताना है कि खेतों में तरह तरह के पौधे लग गए हैं जो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पौधों के बारे में इसमें बताया, तो आपने भाव में यही बता देना है कि तरह तरह खेतों में जो है अलग अलग तरह के पौधे लग रहे हैं और जो प्रकृति की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब इसका हम 5वां पद्यांश पढ़ेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लहा पालक मह महा धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो बच्चों, इसके हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले चित्तियाँ, चित्तियाँ हो गए धब्बे,
चितियाँ, चितियाँ हो गई धब्बे। सुनहले, सुनहले हो गए सोने के रंग के जैसे। अम्ली, अम्ली हो गया छोटा आंवला होता है जो। तरु, तरु हो गया पेड़। तो बच्चों इसमें आपने प्रसंग जैसे आपने पिछली पद्यांश में लिखा था वैसे ही लिखना है, और संदर्भ में इसमें आ जाएगा कवि ने यहाँ गांव में उगने वाली सब्जियों और फलों की सुंदरता का वर्णन किया है। मतलब इसमें कवि ने जो गांव में सब्जियां और फल उग रहे हैं उनका वर्णन किया है कि वो किस प्रकार के हैं। तो व्याख्या में यहाँ पे हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि अमरूद पककर पीले हो गए हैं जिस कारण उन पर लाल लाल धब्बे हो गए हैं, और अमरूद पककर मीठे हो गए हैं। सुनहरे रंग के बेर भी पक गए हैं और आंवलों से पेड़ों की डालियां जड़ गई हैं अर्थात भर गई हैं। खेतों में पालक लहराने लगी है, धनिया की महक चारों ओर फैल गई है, लौकी और सेम की बेलें भी दूर तक फैल गई हैं और फल गई हैं अर्थात इन बेलों पर लौकी और सेम लगना शुरू हो गई है। टमाटर के पौधे लाल रंग के मखमली टमाटरों से लद गए हैं, हरी मिर्चों से पौधे भर गए हैं जिस कारण पौधे हरी भरी थैली के समान दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें कवि जो है वो यही कहना चाहते हैं कि जो गांव में जो है अब सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं, अमरूद जो है पक गए हैं और उन पे जो है उन पे जो लाल लाल छोटे छोटे दाग हो गए, धब्बे हो गए और वो मीठे, और अमरूद पककर मीठे हो गए हैं, और बेर जो है वो सुनहरे रंग के हो गए हैं और पेड़ों पर लगना शुरू हो गए हैं, और छोटे छोटे आमलों के पेड़ों पर छोटे छोटे आमले जो है वो लगना शुरू हो गए हैं, और खेतों में जो पालक है वो लग गई है, धनिया की महक जो है, धनिया की जो खुशबू है वो चारों ओर फैल गई है, और जो लौकी है और सेम है उनकी बेलें भी दूर दूर तक फैल गई हैं और उन पर लौकी और जो सेम है जो फलियां हैं वो लगने लगी हैं। और उसके बाद यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि टमाटर के पौधे भी टमाटरों से लद गए हैं, मतलब टमाटर के पौधों पर भी टमाटर लगना शुरू हो गए हैं, और हरी हरी मिर्चें जो हैं उनके पौधों पर भी हरी हरी मिर्ची जो है वो लगनी शुरू हो गई है जिस कारण जो पौधे हैं वो हरी भरी थैली के समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हरा भरा वातावरण हो गया है खेतों में। गांव के जो खेत है वहाँ पे हरा भरा वातावरण हो गया क्योंकि इस समय बहुत सी सब्जियां और जो फल हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। तो भाव में आपने लिखना है कि कवि ने फलों और सब्जियों के कारण फैली हुई सुंदरता का वर्णन किया है कि जो खेतों में सब्जियां और फल है उनके कारण जो खेतों में सुंदरता फैली हुई है उसका ही वर्णन कवि ने इसमें किया हुआ है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं इसका छठा पद्यांश। तो देखते हैं छठा पद्यांश। बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली भी कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तो बच्चों इसके शब्द अर्थ हम देख लेते हैं। बालू का अर्थ हो गया यहाँ पे रेत, सरपत हो गए तिनके, तट हो गया किनारा, सुरखाफ हो गया चक्रवाक पक्षी। तो बच्चों इसमें प्रसंग जो है वो आपने पहले की तरह ही लिखना है प्रसंग, और इसका इसमें संदर्भ क्या है आएगा वो हम देख लेते हैं। संदर्भ में आपने लिखना है कि कवि ने गंगा के किनारे की रेत और वहां के पक्षियों की क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। मतलब जो गंगा के किनारे रेत है और वहां पर जो पक्षी अपना क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या खेल रच रहे हैं, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया हुआ है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहते हैं कि गंगा किनारे 7 रंगों की रेत दूर दूर तक फैली हुई है जिस पर लहरों के बहाव के कारण सांप जैसे निशान बन गए हैं। घास पात के तिनके न जाने कहां से आकर वहां इकट्ठे हो गए हैं जो सुंदर लग रहे हैं। गंगा के तट पर तरबूजों की खेती की हुई है। गंगा तट पर बगुले अपने पंजे रूपी कंगे से अपनी कलगी संवार रहे हैं, और चक्रवाक जो पक्षी हैं जल पर तैर रहे हैं, और मगरोठी पुलिया पर आराम से सोई हुई है। तो बच्चों इसमें जो है कवि क्या कह रहे हैं कि गंगा के किनारे पर 7 रंगों की रेत फैली हुई है जिस पर लहरों के बहाव के कारण, जिस पर लहरें जो आई हैं और उनके बहाव के कारण जो है उस पर सांप के आकार के जैसे निशान बन गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा के किनारे पर 7 रंगों के सांप जो हैं वो सतरंगी सांप जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और घास पात के
के तिनके, मतलब तिनके जो घास पात के तिनके हैं वो उड़कर वहां पर आ गए हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और गंगा के तट पर तरबूजों की खेती हुई है, और गंगा तट पर बगुले जो हैं वो अपने पंजों से अपने जो कलगी है उसको संवार रहे हैं, और चक्रवार पक्षी जल पर तैर रहे हैं, और मगरोठी जो है वो पुलिया पर आराम से सोई हुई है। तो बच्चों इसका भाव देख लेते हैं। कवि ने गंगा तट के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है, मतलब कवि ने इसमें जो गंगा के तट पर जो प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन किया हुआ है। तो बच्चों आइए अब हम इसका 7वां पद्यांश पढ़ लेते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो बच्चों इसके कुछ हम शब्दार्थ हैं जो देख लेते हैं। शब्दार्थ में आ जाएगा हिम आतप मतलब सर्दी की धूप, अंधियाली अंधेरा, निशी रात, तारक तारे, मरकत पन्ना नामक रतन होता है एक, आशादन छाया, निरूपम जिससे किसी की उपमा ना की जा सके, मतलब जिससे किसी की हम तुलना ना कर सकते हो, स्निग्ध कोमल, निज अपनी, हरना मतलब आकर्षित करना। तो इसका प्रसंग भी आपने पहले की तरह ही लिखना है। संदर्भ में देख लेते हैं। कवि ने वसंत के आने पर गांव के आंचल में बिखरी सुंदरता का वर्णन किया, कि इसमें यही बताना है आपने कि कवि जैसे गांव में वसंत ऋतु आ गई है तो उसके आने पर जो वहां पे क्या सुंदरता फैली हुई है उसका वर्णन ही कवि ने इसमें किया हुआ है। अब व्याख्या में देखते हैं। कवि कहते हैं कि खेतों की हरियाली सर्दी की धूप में सुख से अलसाई सी सो रही है। ओस से भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे भी मानो सपनों में खोए हैं। सारा गांव हरियाली से भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे वह पन्ना जैसा हीरा भरा बहुमूल्य रत्न हो, जिस पर नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ हो। शीत ऋतु की समाप्ति पर सारा गांव अनुपम कोमल अति सुंदर और शांत लग रहा है, जो अपनी अत्यधिक सुंदरता के कारण मानव के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पे आपने यही बताना है, इसमें कवि ने यही बताया है कि खेतों में चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली फैली हुई है, और सर्दी की धूप में ऐसे जो हरियाली है वो ऐसा लग रहा है कि सर्दी की धूप में अलसाई सी सो रही है, आलस कर सो रही है। और ओस से भीगी अंधेरी रात, और जो रात है वो ओस से भीगी हुई है, ओस पड़ी हुई है अंधेरी रात में, और उस रात में तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं और मानो वो भी अपने ही सपनों में खोए हुए हैं। और सारा गांव जो है वो बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है, मतलब सारे गांव का वातावरण हरा भरा हो गया है, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पन्ना जैसा पन्ना जैसा हरा भरा बहुमूल्य रत्न हो, जिस पर नीलम जैसा नीला जो आकाश है वो छाया हुआ है, और उस वातावरण जो है सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अत्यधिक सुंदरता के कारण वो अपने जो हमारा मानव हृदय है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो भाव इसका लिखेंगे हम। कवि ने गांव के कण कण की सुंदरता का आधार प्रकृति को माना है, मतलब जितनी भी सुंदरता है वो प्राकृतिक सुंदरता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।